सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी मन में हो सपना मत तोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारा सुनने के लिए जमी को मत छोड़ना। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी आप सभी का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस के जो महत्वपूर्ण MCQ हैं उनको समझाने वाला हूं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो लैब असिस्टेंट, CET, LDC, बहुत सारी जितनी भी राजस्थान की वैकेंसी होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण साबित होंगे। तो बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दे रखा है साथियों कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कौन सा नहीं है, यहाँ पर जोड़ नहीं है, सॉरी कौन सा है जो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक जॉइंट नहीं है। देखो, पहला तो ऑप्शन है बॉल और सॉकेट। बिल्कुल साथियों, यह एक प्रकार का हड्डियों के अंदर जोड़ पाया जाता है, जो पाया जाता है कूल्हे में। कहां पर पाया जाता है? कूल्हे में पाया जाता है। ठीक है साथियों, 2 नंबर ऑप्शन यहां पर दे रखा है ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग भी एक प्रकार का जॉइंट होता है जो पाया जाता है कार्पल्स में। कहां पर पाया जाता है? कार्पल्स में। जो हाथ का कलाई होता है, यहां पर जो भी हड्डियां होती हैं उन हड्डियों के अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। और माइक्रो कोई भी प्रकार का जोड़ नहीं है, ये एक अलग शब्द है। तो इसके क्वेश्चन के अनुसार तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर सैंडल। सैंडल भी एक प्रकार का मानव में हड्डियों के अंदर एक जॉइंट होता है, जोड़ होता है। यह जोड़ है, ये पाया जाता है अंगूठे के, कहां पर साथियों? अंगूठे के कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के मध्य। अंगूठे के कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के मध्य, मेटाकार्पल्स के मध्य यह सैंडल जॉइंट पाया जाता है। ठीक है साथियों, अब कार्पल्स और मेटाकार्पल्स हैं वो कहां पर पाई जाती हैं हड्डियां? ये साथियों हड्डियां पाई जाती हैं हाथ के अंदर पाई जाती हैं। और पैरों के अंदर जो कार्पल्स की जगह पाई जाती हैं वो टार्सल हड्डी पाई जाती हैं, और मेटाकार्पल की जगह मेटाटार्सल हड्डी पाई जाती हैं। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? यानी कि जो भी बच्चा जन्म लेता है तब उसके अंदर कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको सीधे बता दूं, लगभग 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, वयस्क मनुष्य के अंदर यानी कि जिसकी एज है वो लगभग 20 अबव है, तो उसके अंदर हड्डियां पाई जाती हैं 206 हड्डी। 206 हड्डी होती है ना, वो पाई जाती हैं वयस्क मानव में, वयस्क मानव के अंदर पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? यानी कि मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं, उसमें से सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो साथियों, सबसे छोटी हड्डी मैं आपको बताता हूं, जो मानव का कर्ण होता है, यानी कि मानव का ईयर या कान होता है, उसके अंदर, यानी कि मानव का कान होता है, कान है वो 3 भागों में बटा होता है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो यहां पर पाया जाता है यहां पर जो मध्यकरण होता है, 3 भाग होता है, उसमें यहां पर अग्र करण और मध्यकरण और पश्चकरण, यानी कि 3 कान के भाग हो गए। तो यहां पर देखते हैं जो स्टेपीज हड्डी हैं वो मध्यकरण में पाई जाती हैं। मध्यकरण के अंदर 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूं। यहां पर मध्यकरण के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 3 हड्डियां पाई जाती हैं। अब 3 कौन कौन सी, आपको एक ट्रिक याद करनी है, MIS। M का अर्थ होता है मेलियस। क्या होता है? मेलियस। मेलियस हड्डी कहां पाई जाती है? मध्यकरण में पाई जाती हैं। फिर आता है इनकस। क्या कौन सी हड्डी है? इनकस। इनकस, ठीक है। उसके बाद में एस का मतलब होता है स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी है वो भी मध्यकरण में पाई जाती है। ये 3 हड्डियां आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी कि मेलियस, इनकस और स्टेपीज। यहां पर 3 हड्डियों का नाम भी दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्टेपीज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टेपीज हड्डी है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अब यहां पर ऐसे पूछ लें कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो लंबी हड्डी
हड्डी में आता है साथियों, लंबी जो हड्डी है मानव की वो कौन सी है, आप सभी को पता है फीमर हड्डी है। कौन सी, फीमर हड्डी है, जिसको जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की कितनी जो संख्या या कितने जोड़े होते हैं, यानी कि मानव के अंदर पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, पसलियां जो यहां पर पाई जाती हैं इसके कितने जोड़े होते हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको सीधा सा बता दूं, 12 इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा। यहां पर जोड़ों का पूछा है, जोड़ों का पूछा है तो जोड़े तो कितने हो जाएंगे, जोड़े 12 हो जाएंगे। यदि कुल संख्या पूछ ले कि मानव के अंदर कुल है वो कितनी पसलियां पाई जाती हैं, कुल कितनी पसलियां पाई जाती हैं, तो वो साथियों इसमें आपको इसका डबल कर देना, यानी कि 24 पसलियां पाई जाती हैं। अब देखो यहां पर 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, उनका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। यानी कि 12 जोड़ी जो पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी जो पसलियां होती हैं उनको हम यहां पर अलग अलग 3 भागों में बांट देते हैं। यानी कि एक तो वो जो 1 नंबर लगाकर 7 नंबर पसलियां पाई जाती हैं, इसको कहा जाता है सत्य पसलियां, या फिर इसको कहा जाता है वास्तविक पसलियां। क्यों, क्योंकि ये जो पसलियां होती हैं ये पीछे की तरफ तो जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे की तरफ यहां पर जो एक हड्डी पाई जाती है जिसको स्टर्नम कहा जाता है, इस स्टर्नम भाग से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसको सत्य या वास्तविक पसली कहा जाता है। फिर आती है 8वीं, 9वीं और 10वीं पसली। इन 3 पसलियों को कहा जाता है साथियों कूट पसली। क्या कहा जाता है, कूट पसली कहा जाता है। इसको कूट पसली है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पसलियों के अंदर क्या होता है, जो आगे का भाग होता है, इस पसलियों के क्या होता है साथियों, कूट पसली क्यों कहा जाता है, यानी कि 8वीं, 9वीं और 10वीं जो 3 पसलियों की जोड़ी होती हैं उनको कूट पसली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पसलियां जो 7वीं पसली होती हैं उनसे जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं। फिर यहां पर थोड़ा सा यहां पर डिलीट हो गया है, तो यहां पर मैं आगे बता दूं कि एक तो हो गया 8वीं, 9वीं और 10वीं, इन 3 जोड़ी पसलियों को, कितनी जोड़ी है, 3 जोड़ी पसलियों को कहा जाता है कूट पसलियां। ठीक है, और 11वीं और 12वीं जोड़ी की जो पसलियां होती हैं इनको कहा जाता है पलावी पसलियां, पलावी पसलियां। क्यों, क्योंकि ये जो पसलियां होती हैं 11वीं और 12वीं जो आगे यानी कि मानव का जो अग्रभाग होता है उनसे किसी पसली से या स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, वो ऐसे तैरती हुई पसली की तरह काम करती है, यानी कि पीछे से तो जुड़ी होती है लेकिन आगे किसी भी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, इसलिए इसको पलावी पसली कहा जाता है, यानी कि तैरने वाली पसली कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर आपके सामने सीधा सा क्वेश्चन है, मानव में स्पाइनल कॉलम कितनी हड्डियों से बना होता है। तो इसका सीधा सा आंसर आपको याद रखना है 33, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन, यानी कि नीचे लिखे हुए शरीर के, यहां पर देखो शरीर के भाग में से किस भाग की मांसपेशियां धीरे धीरे संकुचित होती है, यानी कि कौन से भाग में मांसपेशियां बहुत ही धीरे धीरे संकुचित होती हैं और लंबे समय तक संकुचित रह सकती हैं। तो यहां पर देखो 1 नंबर ऑप्शन है सेहरा, 2 नंबर भुजा और 3 नंबर आंत, 4 नंबर टांग। तो इसमें राइट आंसर तो हो जाएगा सेहरा। अब वो सेहरा है साथियों, सेहरे के अंदर की जो मांसपेशियां होती हैं वो धीरे धीरे संकुचित होती हैं और बहुत ही लंबे समय तक हैं वो संकुचित रह सकती हैं। ये आपको कंफर्म रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो भी साथी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने जो हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट, जो यहाँ पर लोगो है दिख रहा होगा, और जो ये वीडियो
है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और लैब असिस्टेंट की बढ़िया तैयारी करनी है तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? अब आरबीसी होती है वो मानव रक्त के अंदर पाई जाती है, जो ऑक्सीजन परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरबीसी है उसके अंदर जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण उसका रक्त का रंग है वो लाल होता है। आयरन भी पाया जाता है, ये मैंने बातें एक वीडियो में और बताई थी। ठीक है, यहां पर देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, 110 दिन कितने दिन का जीवन काल होता है? तो यहां पर 2 नंबर ऑप्शन 100, 3 नंबर ऑप्शन है 120 दिन, तो यहां पर 120 दिन है वो राइट हो जाएगा। 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती हैं, फिर उसके बाद मृत होने के बाद में जो आरबीसी है उसका अपघटन कर दिया जाता है। ठीक है, स्प्लीन के द्वारा कर दिया जाता है। अब यहां पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रुधिर में अधिक यूरिक अम्ल, क्या साथियों? रक्त के अंदर यदि यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये किस बीमारी का सूचक है, यानी कि कौन सी बीमारी का लक्षण है? तो यहां पर 1 नंबर देखो गठिया, 2 नंबर संधिवात, 3 नंबर गाउट, 4 नंबर संधिवात हृदय। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाउट, यानी कि हड्डियों में, जोड़ों के अंदर यदि यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो एक बीमारी उत्पन्न होती है, उस बीमारी को गाउट बीमारी कहा जाता है, जो एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है वो किससे संबंधित है? हड्डी से है, दिल से है, हार्ट से है, या किडनी से यानी कि गुर्दे से है, फेफड़े से है, किससे संबंधित है? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है, मैंने बताया था कि विटामिन डी की यदि कमी हो जाती है तो वयस्क के अंदर जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। और यदि विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो उसको कहा जाता है रिकेट्स। ये बात मैंने बताई थी। बच्चों के अंदर कौन सी बीमारी होगी? विटामिन डी की कमी से। बच्चों में विटामिन डी की कमी से है वो रिकेट्स बीमारी होगी। कौन सी? रिकेट्स एक बीमारी हो जाएगी। लेकिन विटामिन डी की कमी से वयस्क में, किसमें? वयस्क में एक बीमारी होगी जिसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं और भुरभुरी हो जाती हैं और एक बीमारी हो जाती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है या पड़ती है? देखो, नेत्र गोलक जो आपको नेत्र है दिख रहा होगा बाहर, तो इस नेत्र है इसको नियंत्रित, यानी कि इधर घुमाना है, इधर घुमाना है, ऊपर नीचे कैसे भी करना है, इसको मेंटेन करना है, तो इनके लिए मांसपेशियां काम करती हैं। तो कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो यहां पर देखो कितनी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, तो सीधा आपको राइट इतना करना है, डीपली नहीं जाना है। 6 मांसपेशियां इसमें काम करती हैं। यदि किसी मांसपेशी में खिंचाव हो जाता है तो नेत्र एक साइड में घूम जाता है, यानी कि उसको जो नेत्र होता है वो एक साइड में घूम के उसको मतलब डिजाइन है वो चेंज हो जाती है। फिर देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती हैं? मानव शरीर की सबसे मजबूत, पूरे शरीर के अंदर सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? देखो, पहले साथियों एक क्वेश्चन होता था कि सबसे मजबूत मांसपेशियां वो माना जाता है जांघ की, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वो जबड़े के अंदर होती है। जबड़े में भी कौन सा जबड़ा? निचला जबड़ा होता है ना, निचला जबड़ा, यानी कि जिसको मैंडीबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंडीबल, मैंडीबल कहा जाता है। इस जबड़े के अंदर सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, जो आपको ध्यान रखना। लेकिन पहले जांघ के अंदर कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कोई कोई किताबों के अंदर। यदि जबड़ा न आए, इन तीनों में से ऑप्शन आ जाए तो आपको जांघ राइट करना है। यदि जबड़ा आ जाए तो जबड़े वाले पे आपको राइट करना है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क के
खाली जगह यहां पर दे रखा है, के रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है। यानी कि मस्तिष्क के अंदर कोई संकेत आता है या संकेत बाहर जाता है तो वो किस रूप में जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर आपको याद रखना है, वैद्युत आवेग। वैद्युत आवेग के द्वारा भेजा जाता है या प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव मस्तिष्क यानी कि मानव ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन है, उसका ग्राम में वजन कितना होता है? मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसका भार कितना होता है ग्राम में? तो यहाँ पर देख रखा है 1800 से 2000, 120 से 140 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम और 250 से 300 ग्राम। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि मानव मस्तिष्क ब्रेन का, यानी कि जो यहाँ पर बात वयस्क मनुष्य की हो रही है, तो भार होता है 1200 से 1400 ग्राम। यदि कैपेसिटी पूछी जाए मानव मस्तिष्क की कैपेसिटी, यानी कि होमो सेपियंस, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस है। आपको पूछ लें कि होमो सेपियंस है उनका, यानी कि उनकी क्षमता मस्तिष्क की, किसकी क्षमता? किसकी? ब्रेन की। ब्रेन की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कितनी होती है? तो लगभग 1350 और कहीं कहीं आपको 1400 सीसी मिलेगा। सीसी का मतलब क्या होता है? घन, और क्यूबिक, और सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, यानी कि घन सेंटीमीटर इसको कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का मस्तिष्क है वो कितने भागों में विभाजित होता है? मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है उनको सेरिब्रम कहा जाता है, और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को सेरिबिलम कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 जो यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी कि 3 जो मस्तिष्क के भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष, मायोपिया पीड़ित लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी कि कौन सा जो लेंस है, यहां पर लेंस का नाम दे रखा है, ऐसा कौन सा लेंस है जिसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो किस प्रकार से है मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। यहां पर ऑप्शन दे रखा है, एक शब्द दे रखा है निकट दृष्टि दोष। इसको हम समझते हैं। निकट दृष्टि दोष जैसे ये आंख का मैंने डायग्राम बना दिया, ये आगे यहाँ पर लेंस हो गया, ठीक है, और पीछे यहाँ पर रेटिना हो गया। प्रतिबिंब इस रेटिना पे बनना है, लेकिन होता क्या है, यहाँ से प्रकाश की किरण आती है और प्रकाश की किरण रेटिना पे बनने की बजाय कहाँ पर बन जाती है? रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, यानी कि जो ये लेंस होता है इसके निकट बन जाता है, इसलिए इस बीमारी को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। अब इसमें होता क्या है? निकट दृष्टि, आप शब्द से ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि निकट है वो दोष, यानी कि नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती शब्द के अनुसार, लेकिन इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर की जो वस्तु है, दूर की जो वस्तु है वो साफ नहीं दिखती है, साफ नहीं दिखती है, नहीं दिखती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, इसका उल्टा करना है, यानी कि निकट दृष्टि है। निकट दृष्टि, निकट मतलब नजदीक का, दृष्टि मतलब देखना और दोष है, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, इसमें दूर का दिखाई नहीं देता है। फिर करते क्या है, यहां पर किरणें हैं वो नजदीक में संकुचित, अब इसको ऐसा लेंस लगाएं ताकि ये किरणें फैल जाएं और यहां तक पहुंच जाए। प्रतिबिंब है वो कहां पर बन जाए? इस रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाए, रेटिना पर बन जाए। अब यहां पर देखते हैं, हम यहां पर एक लेंस लगाते हैं, उस लेंस का नाम है वो क्या है, इस प्रकार यहां पर देख लेते हैं। ये हमने एक क्या किया, लेंस लगा दिया। ये लेंस लगा दिया कौन सा? अवतल। अवतल लेंस का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? किरणों को फैलाना।
तो यहां पर क्या होगा, ये किरणें आ रही हैं, ये किरणें आते आते थोड़ी सी इधर फैल जाएगी, ठीक है, फैलती फैलती यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर किरणें मिल जाएगी, यहां पर मिलेगी तो प्रतिबिंब यहां रेटिना पे बनेगा तो आराम से दिखाई दे देगा। ये तो हो गया कौन सा, निकट दृष्टि दोष के बारे में, जिसमें हमने कौन सी लेंस का उपयोग किया है, यहां पर हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया है इस बीमारी को दूर करने के लिए। और अब हम देखते हैं यहां पर साथ साथ में कि जो ये तो हो गया निकट दृष्टि, दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर दृष्टि में मेरे साथियों यहां पर जो निकट की वस्तु है वो साफ नहीं दिखती हैं और प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। यहां पर देखते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, जैसे यहां पर आंख हो गई, ये पीछे रेटिना हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो लेंस है आंख का ये लगा हुआ है, किरणें यहां से आ रही हैं प्रकाश की, लाइट की, और प्रतिबिंब है वो आंख के पीछे बन गया, यानी कि लेंस से बहुत दूर बन गया, इसलिए इसको कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। इस दोष के निवारण के लिए एक लेंस का उपयोग किया जाता है, उस लेंस का नाम क्या है, यहां पर उत्तल लेंस, क्या नाम है, उत्तल लेंस। ये लेंस क्या करता है, जो प्रकाश की लाइट की किरणें आती हैं उसको संकुचित कर देती हैं, फैलाती नहीं है। तो यहां पर किरणें दूर जा रही है, इसको संकुचित करेंगे तो ये किरणें आपस में आकर के कहां पर मिल जाएगी, ये किरणें आकर के यहां रेटिना पर मिल जाएगी और प्रतिबिंब है वो आसानी से दिखाई दे देगा। ये हो गया दोनों ही दोष। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रकाब यानी कि स्टेपीज इस हड्डी या मानव शरीर में कहां पाई जाती है। देखो मेरे साथियों, स्टेपीज के बारे में मैंने अभी बताया है कि स्टेपीज जो हड्डी होती है वो मानव के कहां पर पाया जाता है, मानव के कान में पाई जाती है। कान में कौन सा, मध्य कर्ण में स्टेपीज पाई जाती है, जो सबसे छोटी हड्डी है। अब यहां पर हम बात करते हैं अंगुलियों के अंदर कि साथियों अंगुलियों के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है। अब देखो हाथ की जो अंगुली होती है, कौन सी, हाथ की अंगुली होती है, उसके अंदर पाई जाती है कार्पल्स, सॉरी यहां पर फैलेंजीज, फैलेंजीज पाई जाती हैं, और पैरों में भी फैलेंजीज पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में नाक के अंदर उपास्थि पाई जाती है, ठीक है, हड्डी नहीं पाई जाती है। कान के अंदर 3 हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, और अंगूठा होता है उसमें भी फैलेंजीज पाई जाती है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, मस्तिष्क जो मानव ब्रेन होता है वो क्या क्या कार्य कर सकता है। तो देखें साथियों, यहाँ पर जो 1 नंबर ऑप्शन है सोचने के लिए, विचार करने के लिए, बुद्धि के लिए कौन सा मस्तिष्क का भाग है वो कार्य करता है। तो यहाँ पर देखो सोचने के लिए, विचार करने के लिए, थिंकिंग के लिए जो मानव का ब्रेन है वो कौन सा भाग है, अग्र मस्तिष्क। कौन सा, अग्र मस्तिष्क में सेरिबेलम, कौन सा, सेरिबेलम, सेरिब्रम, कौन सा, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो पार्ट है ये काम करता है सोचने के लिए। हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए मेडुला ओब्लागाटा काम करता है, ठीक है। और ये जो मेडुला ओब्लागाटा है ये उल्टी का केंद्र भी रखता है, यानी कि उल्टी का केंद्र कहां पर पाया जाता है, मेडुला ओब्लागाटा में। फिर देखो शरीर के संतुलन के लिए ब्रेन है वो कौन सा कार्य करता है। जैसे आप जा रहे हैं तो आराम से सही तरीके से जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तो सही तरीके से टाइपिंग कर रहे हैं, और बोल रहे हैं तो भी सही बोल रहे हैं। इस सब के लिए मस्तिष्क का कौन सा पार्ट जिम्मेदार है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा, पश्चिम मस्तिष्क होता है, यानी कि यहां पर पश्चिम मस्तिष्क का सेरिबेलम पार्ट, सेरिबेलम पार्ट, सेरिबेलम जो पार्ट होता है पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है।
ये सेरिबेलम है, ये शरीर के संतुलन करने के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर संतुलन, शरीर की बैलेंसिंग करने के लिए। अब सेरिबेलम, आप इसका याद कैसे रखो, सेरिबेलम में कोई भी बेली होता है, बेली मतलब फ्रेंड या दोस्त होता है, वो क्या करता है, दारू पिलाता है, दारू पिलाने से आदमी लड़खड़ाता है, यानी कि उल्टा सीधा चलता है, यानी कि शरीर का संतुलन है वो बिगड़ जाता है, शरीर का क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से बेलम से, सेरिबेलम से आप याद रख सकते हो संतुलन, ठीक है। उसके बाद में सेरिब्रम, ब्रह्म से आप ऐसे याद रखो कि ब्रह्म यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या होता है, ब्रह्मा जी के पास सारा ज्ञान है, पूरी सृष्टि का ज्ञान है। तो ब्रह्म से आप याद रखो सोचने के लिए, यानी कि मेमोरी डेवलप करने के लिए या विचार थिंकिंग करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संतुलन की अनुभूति किसके द्वारा होती है या किससे होती है? अनुमस्तिष्क संतुलन, ठीक है, यानी कि सेरिब्रम है वो इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहां पर सेरिब्रम नहीं होगा, सेरिबेलम है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि संतुलन की अनुभूति है वो कौन देता है, सेरिबेलम देता है, यानी कि परमस्तिष्कीय संतुलन करवाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित या नियमित किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्यूपिल, यानी कि जो आंख का बाहरी प्यूपिल है वो क्या करता है, आंख के अंदर जो लाइट जाती है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पार्ट है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला वीडियो है वो किस टॉपिक से संबंधित लाना है वो भी आप कमेंट करके बताना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।